ओके गाइस, चलिए आज हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर करने वाले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स को अपन लोग देखने वाले। फेमा से रिलेटेड ये सारी चीजों को अपने को देखना है, ये अपना आखिरी एक्ट होने वाला है और इसके बाद अपनी पूरी चीजें हो जाती है यहाँ पर क्या समाप्त। ठीक है, आ जाइए। चलो सबसे पहले आ जाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। बड़ा ही इजी सवाल है, देखो। How do you determine whether the particular business unit like factory or office is PRI under the FEMA? ठीक है, तो देखो आपको पता है बेटा फेमा में पीआरआई कैसे होता है, अदर देन पर्सन का, अगर एनी पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया या ब्रांच ऑफिस या एजेंसी ओन या कंट्रोल बाय पीआरओआई या ब्रांच एजेंसी या ऑफिस जो आउटसाइड इंडिया पर इसको कंट्रोल करने वाला पीआरआई है, तो इन तीनों केस के अंदर इन्हें पीआरआई बोला जाता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल पीआरआई बोला जाता है। समझे क्या आप बात को, है ना? चलो सर, क्या आपको बात समझ में आई? ओके, अगला सेकेंड, Printex Computer is a Singapore-based company having several businesses units all over the world, है ना? पूरे जहां में इसके यूनिट्स है। अब देखो, द यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर प्रिंटर्स विद हेडक्वार्टर्स इन पुणे। अब पुणे में हेडक्वार्टर्स है, मतलब ये पुणे वाला हेडक्वार्टर पीआरआई हो गया। इसकी ब्रांच है दुबई में जिसको कंट्रोल पुणे करता है, तो ये भी क्या होने वाला है? पीआरआई होने वाला है। और प्रिंटेक्स कंप्यूटर की जो सिंगापुर की कंपनी है वो क्या होने वाली है बच्चों? पीआरओआई होने वाली है। क्या होने वाली है? बोलो फटाफट। पीआरओआई होने वाली है। समझे क्या आप बात को? क्या आपको ये बातें सब कुछ क्लियर है क्या? फटाफट देख लो। तो प्रिंटेक्स कंप्यूटर पीआरओआई है, बाकी सब के लिमिट्स क्या होने वाली है? पीआरआई रहने वाली है। समझे क्या आप बात को? एकदम इजी पीसी। बोलो मुझे जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत पहले पॉइंट के अंदर? किसी को कोई भी दिक्कत? आ जाइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। Mr. Ram has resided in India during the financial year 1999 to 2000 for less than 183 days. He again came to India on 1st May 2000 for higher studies and business ध्यान रखना, हायर स्टडीज एंड बिजनेस। मतलब अब क्या हो गया यहाँ पर? ये सर यहां से ये पीआरआई हो गया क्योंकि ये बिजनेस, हायर स्टडीज और बिजनेस के लिए आया। और स्टेड अप टू 15 जुलाई 2001 और 15 जुलाई 1 तक रहा बेटा अंडर दी, क्या बोला गया? स्टेट अंडर दी फेमा। अगर इफ राम कैन बी कंसिडर्ड एज पीआरआई ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2000 से 2001 के बीच में, तो देखो एक कब आया? 2000 को आया ना? यस, तो अपन इसको पीआरआई बोल सकते हैं। देखो 1 मई तक यानी कि 30 अप्रैल तक ये पीआरओआई होगा और उसके बाद ये क्या हो जाने वाला है बेटा? पीआरआई होने वाला है। ठीक है, तो देखो पीआरआई का मतलब वही डेफिनेशन लिखो पहले। पीआरआई मतलब जो मोर देन 182 डेज इंडिया में रिसाइड करे बेटा, है ना? और इसके अलावा पर्सन जो इंडिया के बाहर जाता है ना, और जो रहता है इंडिया के बाहर इन आइदर केस मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए रहता है, बिजनेस या वोकेशन के लिए रहता है, या इंटेंशन टू स्टे फॉर अनसर्टन पीरियड के लिए रहता है, या कोई इंडिया में आता है इन्हीं 3 पर्पस के लिए, तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं? पीआरआई कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ था? 1 मई से 31 मार्च 2001 तक क्या आप इसको पीआरआई बोलेंगे? क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे। और सिटीजनशिप कोई वैलिड क्राइटेरिया नहीं होता पीआरआई का डिटरमाइन करने के लिए। तो सवाल बस इतना ही पूछा था कि क्या उसे पीआरआई बोलेंगे क्या 2000 से 2001 में? बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन 1 मई से बोलेंगे। समझे ना आप बात को? 1 मई से बोलेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। डन 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 डन। बोलो बोलो बोलो, क्या आपको इतनी चीजें फिनिश है क्या? चलिए सर अगला। अब मैं बात करूंगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 को लेके। किसको लेके बात करूंगा बोलो बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 को लेके। देखिए यहां पर, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग ब्रांचेस कैन बी कंसिडर्ड एज पीआरआई। अब आप कर लो ये सॉल्व, आप कर लो ये सॉल्व। एबीसी जो इनकॉर्पोरेटेड है लंदन में, ये पीआरओआई है। मेसर्स एक्सवाईजेड एक फॉरेन कंपनी है जिसकी ब्रांच न्यू दिल्ली में है, तो न्यू दिल्ली ब्रांच कोलंबो को कंट्रोल करती है, तो न्यू दिल्ली वाली पीआरआई हो गई और कोलंबो वाली भी क्या हो गई बच्चों? पीआरआई को। यार ये वाले सवाल बड़े इजी है, इसमें क्या तो देखना। चलो देख लो, चाहे तो एक बार पढ़ लो आंसर, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलूंगा। चलो आगे बढ़ेंगे, आओ ध्यान दो। एग्जामाइन विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ फेमा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ब्रांचेस मेंशन्ड बिलो। एनएम जो भी कंपनी है इज एन इंडियन कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट मुंबई। इंडिया एस्टैब्लिश अ ब्रांच एट न्यूयॉर्क यूएसए। इंडिया ने एस्टैब्लिश किया यहां पर क्या? इंडिया ने यहां पर एस्टैब्लिश किया बेटा बैंक। यहां पर क्या किया बोलो बच्चों? इंडिया ने यहां पर बैंक इसमें एस्टैब्लिश किया। ठीक है ना? आओ ध्यान दो यहां पर। अब क्या बोला जा रहा है? अब यहां पर बोला जा रहा है कौन सी चीजों के बारे में? सारे लोग ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ पर बात हो रही है 1 अप्रैल 2005 से रिलेटेड। 1 मिनट होल्ड करना आप लोग, 1 मिनट होल्ड करना। क्या बात कर रहा था मैं यहाँ पर? तो मुझे बताइए सर, ये जो इंडियन कंपनी है ये क्या होने वाली है सर? ये PRI होने वाली है, बराबर है क्या? यस। और एस्टैब्लिश ब्रांच एट न्यूयॉर्क, तो ये भी क्या होंगी? ये भी सर PRI होंगी। क्या होंगी बोलो बच्चों? ये भी क्या होंगी? PRI होंगी। समझे क्या आप बात को? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को, है ना? राइट, गॉट इट एवरीवन? क्या आपको चीजें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? इजी इजी। अब देखो, DDI लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन लंदन, एस्टैब्लिश अ ब्रांच एट कानपुर। तो कानपुर वाली ब्रांच जो है ये PRI है, और लंदन वाली ब्रांच जो है ये PROI है। अगला, DDI लिमिटेड इज अ ब्रांच ऑफिस एट सिंगापुर कंट्रोल बाय कानपुर ब्रांच। तो सिंगापुर ब्रांच को भी मैं क्या बोलूंगा? PRI बोलूंगा। क्या बोलूंगा बोलो बच्चों? PRI बोलूंगा। समझे क्या बात को? क्या आपको इतनी चीजें एब्सोल्युटली क्लियर? फटाफट बोल देना, क्या आपको इतनी चीजें पूरी एब्सोल्युटली क्लियर? गॉट इट नन। सर आज हमारी 2 से 6 अकाउंट्स की क्लास है और 9 से 12 टैक्स की क्लास है। कल आपकी टैक्स की क्लास नहीं होंगी ना, फिर इसका मतलब, है ना? चलो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। चलो आइए आगे पॉइंट के ऊपर चलूं क्या मैं? नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे क्या? यस, आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आओ। रुचि resided for the period of 170 days in India during the financial year at no. Thereafter went abroad. He, मिस्टर रुचि है, रुचि का लड़का है भाई, मान ही नहीं रहे। He came back to India on 1 April 2009 as an employee of a business organization. अब वो एम्प्लॉय के तौर पर आया है, तो क्या वो होगा? वो PRI होगा। कब? 1 अप्रैल 2009 पे आया। What would be residential status in 9-10 अंडर द FEMA? तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे सर? ये PRI यहां पर बनने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये PRI यहां पर बनने वाला है 9-10 के अंदर, क्योंकि वो किसके लिए आया है बेटा? फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है वो। अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है तो उसे PRI बोला जाएगा। तो आंसर लिखने का तरीका क्या होगा? पहले 180 मोर देन 182 डेज वाला डालो, फिर वो 3 पर्पसेस जब इंडिया से बाहर जाता है और 3 पर्पसेस जब इंडिया में आता है तो उसके रिगार्डिंग पॉइंट्स लिखो, और इस तरीके से आपका क्या लिखेंगे बच्चों? आंसर लिखेंगे। मतलब इसका आंसर क्या होगा? PRI होने वाला है। ठीक है, अब देखो, Pamtop is a London-based company having several business units all over the world. It is a manufacturing unit called Laptop with headquarters in Bengaluru. ये हो जाएगा PRI. If it is a branch in a Seoul, South Korea, which is controlled by headquarters in Bengaluru, तो ये भी हो जाएगा PRI. What would be residential status under FEMA of Bengaluru and Seoul branch? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? PRI हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को काट दो क्वेश्चन नंबर 6 को। चलो सर आ जाओ अगला, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आओ। मिस्टर किशोर रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 9-10 फॉर लेस देन 182 डेज। ही केम टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर बिजनेस। अब सिंपल सी बात है, बिजनेस के लिए आया, इसका मतलब ये PRI होने वाला है। वो अपने बिजनेस को क्लोज करता है 30 अप्रैल 2011 को और लेफ्ट करता है इंडिया को 30 जून 2011 को। तो यहां से वो PROI ट्रीट होगा अगर वो 3 पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जाता है तो। अब देखो, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है वो आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे केस में 30 जून से वो क्या माना जाएगा? PROI माना जाएगा। मतलब जिस दिन से वो इंडिया लेफ्ट कर रहा है ना बेटा, क्या कहा मैंने? बोलो, जिस दिन से वो इंडिया को लेफ्ट कर रहा है उस दिन से वो PROI माना जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल माना जाता है। देखो, तो इसका आंसर क्या होगा? 1/4/11 से 30/6/11 वो PRI रहने वाला है, और 30/6/11 ऑनवर्ड्स वो PROI रहने वाला है। और उसके पहले ईयर में, मतलब कि 1/4/10 से 31/3/11 तक, 31/3/11 तक वो क्या रहेगा बच्चों? PRI रहेगा क्या? हाँ सर, PRI रहेगा। अब मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं इसके अंदर। इंस्टीट्यूट ने, देखो मैंने आपको पूरा FEMA पढ़ा है, इंस्टीट्यूट कहीं पर भी है ना ट्रांजिटरी प्रोविजन के बारे में बात नहीं करता है। अब मालूम है, इंस्टीट्यूट ने इस बार की MTP आई थी, MTP 2, उसके अंदर एक सवाल दिया था, सेम ऐसा ही सवाल था, एग्जैक्टली सेम सवाल था। और उसके अंदर क्या बोला कि हम उसको 2 जुलाई से क्या मानेंगे? PROI मानेंगे। मतलब एक दिन हम उसको क्या देंगे? मूव करने के लिए देंगे। वो हवे में रहेगा ना, जिस दिन इंडिया से कहीं जाने वाला है तो अगले दिन हवे में रहेगा वो।
समझ रहे बात को? तो एक दिन हम उसको ट्रांसपोर्टेशन का समय देंगे और 2 जुलाई से हम लोग उसको PROI मानेंगे। पर मेरे हिसाब से आपने ये आंसर नहीं लिखना चाहिए, आपका आंसर 30/6 से ही होना चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल में कहीं पे भी ट्रांजिटरी प्रोविजन के बारे में नहीं दिया। तो सर ये ट्रांजिटरी प्रोविजन ICAI कैसे देता है अपने सजेस्टेड में? क्योंकि इन्होंने कहीं से वो क्वेश्चन को छापा होगा। अब जहां से छापा वहां पर वो चीजें लिखी होंगी, पर इनको ध्यान ही नहीं, इनको ध्यान ही नहीं कि ये चीज तो अपने मॉड्यूल में है ही नहीं, उठाया और पटक दिया, तेरा कंट्रोल-C कंट्रोल-V करने के आ जाता बेटा किसी का, तो एज इट इज उठा के छाप दिया यहां पर। समझे क्या बात को? पर मैंने आपको बता दिया, इनकेस अगर आप MTB में देखो तो आपको वो सवाल दिखेगा, इसी का सवाल है, सेम अपने बुक का ही सवाल है, बट आप कंफ्यूज मत हो जाना वहां पर, ठीक है ना? तो आप लिख दो यहां पर, समटाइम्स ICAI gives 1 day of grace as transitory provision which is there in FEMA में है, but not ICAI module, so no need to write। फिर इस केस में क्या होता बच्चों? इस केस में 2 जुलाई से PROI होता, ठीक है ना? 2 जुलाई से PROI होता। गॉट इट? समझे क्या? बोलो ना ओ बच्चों, क्या आपको बातें क्लियर है क्या? सभी लोग जल्दी से बता देंगे मुझे, क्या बात है? क्लियर? अरे बेटा क्लियर। यस, चलो आओ। क्वेश्चन नंबर 8। अरे यार अंशुल, मैंने बता दिया यहाँ पर, फिर तुम वही बात कर रहे यार। ऑब्वियस सी बात है, तुम यही वाला लिखोगे ना जो तुम्हारा आता है करके, जो तुमने पढ़ा है, जो ICAI के मॉड्यूल में दिया है वही लिखोगे ना फिर। पर मैंने आपको क्यों लिखाया है यहाँ पर? क्योंकि ये सजेस्टेड में दिया होता है, फिर आपको ये लगेगा कि मैंने पढ़ाया नहीं करके वो चीज, इसलिए मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। समझे क्या आप बात को? चलो अगला। स्टेट इन द लाइट ऑफ FEMA रेसिडेंशियल स्टेटस वेदर द कॉर्पोरेशन आर PRI और PROI। MKB लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है बेटा, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है PRI है। इन्होंने एस्टैब्लिश किया न्यूयॉर्क में ब्रांच, ये भी क्या होने वाली है? PRI। फिर देखो एक WIP कंपनी है जो रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड है लंदन में, पर ब्रांच चंडीगढ़ में है, तो ये ब्रांच हो जाएंगी PRI, और वो जो कंपनी लंदन में है ये हो जाएगा PROI। फिर ये जो एक सिंगापुर में ब्रांच जिसको कंट्रोल करती है चंडीगढ़ ब्रांच, तो इस केस के अंदर भी इसको PRI बोला जाएगा, और इसको काट दो। सेम रिपीटेड क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, ठीक है? डन है क्या? बोलो जल्दी से, डन है क्या? ठीक है, आइए चलो आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर आओ। देखो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर, आओ। सुरेश देखो क्या, सुरेश किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर? सुरेश के बारे में, ठीक है? आ जाओ, 1 मिनट। अरे वाह, चलो आओ, ध्यान देना, सुनो। सुरेश के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? रिसाइडेड इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 8-9। He left India on 15th of July 2009 for Switzerland for pursuing higher studies in biotechnology for 2 years। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो जल्दी से। सर यहां से ये PROI हो जाएगा, ठीक है? आओ, व्हाट वुड बी रेसिडेंशियल स्टेटस इन FEMA ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 9-10? तो 9-10 के अंदर
1 जुलाई तक वो क्या रहेगा बच्चों, 15 जुलाई तक वो PRI रहेगा, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, उसके बाद वो PROI हो जाएगा। और 10-11 में तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या रहने वाला है, PROI ही रहने वाला है। ठीक है, ओके। सुरेश रिक्वायर्स एवरी ईयर $25,000 टुवर्ड्स द ट्यूशन फीस एंड 30,000 फॉर इंसिडेंटल एंड स्टे एक्सपेंसेस ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। अब ये तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। क्या इज इट पॉसिबल फॉर सुरेश टू गेट द रिक्वायर्ड फॉरेक्स? यस, बिल्कुल चलता है बेटा, क्योंकि ये LRS $2.5 लाख के लिमिट के अंदर है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल अंदर है, और ये अलाउड वाले ट्रांजेक्शन है। तो इस केस के अंदर मुझे किसी से कोई अप्रूवल लेने की भी जरूरत है क्या? नहीं सर, कोई भी अप्रूवल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। क्या आपको बात समझ आई? क्या सारे लोग जल्दी से बताना मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या, ठीक है, आ जाइए। देखो, पहले वही PRI की डेफिनेशन लिखी बेटा, फिर इन्होंने करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में लिखा, फिर यहां पर इनका कहना है सेक्शन नंबर 5 का कि कोई भी पर्सन यहां पर फॉरेन एक्सचेंज को सेल कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है अथोराइज पर्सन से फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए। क्या, हाँ सर, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए। फिर यहां पर इन्होंने फैक्ट ऑफ द केस लिखा, और इसमें आपका आंसर क्या होगा, सुरेश विल नॉट बी रेसिडेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 10-11 एंड 9-10 एंड 10-11, पर 9-10 के अंदर कब से नहीं होगा वो, 15/7/2009 से नहीं होगा। कब से नहीं होगा बोलो बच्चों, 15/7/2009 से नहीं होगा। और देखो यहाँ पर तो 55,000 पर अकेडमिक ईयर ही लग रहा है, तो ये अप्रूवल ऑफ RBI लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि एक इंडिविजुअल $2.5 लाख तक क्या कर सकता है सर, फैसिलिटीज को अवेल कर सकता है। बस ऐसा आपको लिखना है, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर आप बस डिक्लेरेशन दे दो और पैसा निकाल लो। समझे क्या बात को, पैसा निकाल लो, डिक्लेरेशन दे दो, बस आपको इतना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्या आपको बातें समझ में आ गई? सारे लोग जल्दी से बता दो मुझे, क्लियर क्लियर बोलो तो मैं आगे बढ़ू। फिर क्लियर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू बच्चों, बच्चों क्लियर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू। यस है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो बच्चों। आओ, examine whether following transaction are permissible under FEMA. पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू फॉरेन टेक्नीशियन। क्या मैं यहाँ पर फॉरेन टेक्नीशियन को पेमेंट कर सकता हूँ? क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्नीशियन है तो विदाउट लिमिट मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आता है, और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हमेशा अलाउड होते हैं। क्या, बिल्कुल बिल्कुल अलाउड होते हैं। अगला, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड टू नॉन रेसिडेंट्स, स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू नॉन रेसिडेंट। देखो, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं डिविडेंड पे करना चाहता हूं बेटा, और सिंपल सी बात है, अगर एक बस ध्यान रखना पड़ेगा कि डिविडेंड बैलेंसिंग की कंडीशन यहां पर अप्लाई नहीं होना चाहिए, तो क्या मैं यहां पर पे कर पाऊंगा? क्या, बिल्कुल बिल्कुल मैं यहां पर डिविडेंड को पे कर पाऊंगा, बस डिविडेंड बैलेंसिंग की कंडीशन एप्लीकेबल ना हो। क्या कहा मैंने, बोलो, डिविडेंड बैलेंसिंग जो है ना वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए। जनरली मैंने आपको बताया था, अरे यार क्या हो गया, रहे थे। ठीक है, देखिए, तो इसके अंदर वही करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कि एनीथिंग अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड इंक्लूड्स पेमेंट इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, बिजनेस सर्विसेज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। दूसरा, पेमेंट ड्यू इंटरेस्ट ऑफ लोन्स या नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस फ्रॉम द पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। फिर इसके अलावा क्या था, फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर को लेके पूरे खर्चे। अब यहां पर देखो क्या बोल के रखा है, यहां पर बोल के रखा है कि अगर आप फॉरेन नेशनल्स को हायर, टेक्नीशियंस को लेते हो तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन आप यहां पर चीजें कर सकते हो। क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। वही अगर हम लोग डिविडेंड की बात करें तो रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय कंपनी टू कंडीशन ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल, कैन नॉट पे डिविडेंड टू फॉरेन शेयर होल्डर, बट इफ
कंपनी इज नॉट अंडर द कंडीशन ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग, तो क्या वो डिविडेंड पे कर पाएंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगी। जनरली कितना होता है, मैंने आपको बताया था 3 या 5 साल होता है डिविडेंड बैलेंसिंग का, एक कॉमन चीज बताया था मैंने आपको, है ना। तो जैसे ही 3 या 5 साल सर्व कर देंगी कंपनी इंडिया के अंदर, उसके बाद डिविडेंड बैलेंसिंग की सारी कंडीशन हो जाती है समाप्त। ठीक है, चलिए सर आओ यहां पर ध्यान दो, चलो आओ 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 ध्यान दो। अगला क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो जल्दी से। मिस्टर सेन, इंडियन नेशनल डिजायर्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज फॉर पर्पस ऑफ रेमिटेंस ऑफ $50 50,000 आउट ऑफ लॉटरी विनिंग टिकट। नहीं सर, शेड्यूल 1 के अंदर अलाउड होता है क्या? नहीं सर, अलाउड नहीं है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में। $1 1 लाख फॉर सेंडिंग कल्चरल ट्रूप ऑन टूर टू यूएसए, तो आपको यहां पर HRD की परमिशन लगती है एज पर शेड्यूल 2, बराबर है क्या? तो बस यही आंसर आपको लिखना है। एक बार फटाफट गो थ्रू करो, जल्दी से गो थ्रू करो। आंसर लिखते हो पहले करंट अकाउंट की डेफिनेशन, फिर आप डालोगे कि जो रेमिटेंसेस है ये शेड्यूल 1 मना करता है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर बोलोगे कि ये जो अप्रूवल ऑफ HRD के इससे आप यहाँ पर कर सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आपको बातें समझ में आई क्या? फटाफट जल्दी 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 देखो, होने के बाद डन लिखो, होने के बाद डन लिखो, क्वेश्चन रीड करो, होने के बाद डन लिखो। या चलो आओ, काफी इजी अभी तक। किसी को कोई ऐसा कि अरे बाप रे सब धक्का ही लग रहा, बोले क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं ना? एकदम बेटा मैं बता रहा हूँ, फीमा बहुत स्कोरिंग है, GCA बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, कंपनीज एक्ट भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, LLP भी स्कोरिंग है। तो सर बचा क्या? iOS बचा बेटा, है ना। iOS को छोड़ के बाकी सब स्कोरिंग है। ठीक है, iOS के अंदर भी स्कोरिंग है। अगर आपको कुछ कुछ जो शब्द है ना, जितने मैटर्स को मैंने हाईलाइट करा है उतना भी आपने ध्यान रख लिया ना, मोर देन इनफ है भाई। उतना भी पेल के आ गए ना, 10 में से आपको 6 नंबर 8 नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ओके सर, चलिए आ जाइए, ध्यान दो। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, चलो आओ सुनो, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए देखो क्या। मिस्टर अतुल इज एन इंडियन नेशनल डिजायर्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ रेमिटेंस ऑफ 10,000 फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम पार्टी सिचुएटेड इन नेपाल। अरे भाई नेपाल के लिए नहीं देंगे हम तेरे को, कि देंगे हम लोग? सर नेपाल के लिए जनरली यहां पर दिया जाता है क्या? नहीं सर, नहीं दिया जाता है ना। वैसे तो अगला देखो, $10 10,000 फॉर रेमिट, इसमें कुछ ट्विस्ट हो सकता है, मैं अब है नहीं है वो बाद में देखेंगे। $10 10,000 फॉर रेमिटिंग कमीशन टू हिज एजेंट USA फॉर सेल ऑफ कमर्शियल प्लॉट नियर बेंगलुरु, है ना, जिसके लिए इनवर्ड रेमिटेंस कितने का आया था? $1 लाख का। तो $1 लाख का 5% यानी कि 5,000, और $25,000 विच एवर इज हायर, तो हायर है 25,000, मतलब 10,000 का ये दे सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे सकता है। अरे दे सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे सकता है। तो देखो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन डाला, फिर देखो रेमिटेंस टू नेपाल इस प्रोहिबिटेड कैटेगरी के अंदर आता है। यहां पर मतलब क्या कि फॉरेन एक्सचेंज आप इसके लिए नहीं वसूल सकते भैया। नेपाल से कुछ भी बुलाना है ना, चाहे ट्रैवलिंग हो चाहे माल बुला रहे हो, अरे भैया कुछ भी करो, आप क्या करेंगे? केवल और केवल इंडियन रुपीस का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस और 25,000 विच एवर इज हायर, तो हायर में 25,000 आया और ये देना चाहता है $10,000, तो परमिसिबल है सर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। समझे क्या आप बात को? अरे बोलो ना बच्चों। और यहां पर ये दोनों चीजें $2.5 लाख के अंदर है। वैसे तो पहले तो डिसअलाउड है और दूसरी $2.5 लाख के अंदर है, तो आपको विदाउट अप्रूवल ही आपका काम बन जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा। क्या काम है? बोलो, बन जाएगा। ठीक है, डन डन बोलो, डन एंड जस्टेड बोलो, है ना। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 13। मिस्टर एफ, an Indian national desires to obtain foreign exchange payment of $10,000 10,000 as a commission on rupee state credit route, और उसके ऊपर का कमीशन अलाउड ही नहीं है। डिसअलाउड कर दो, डिसअलाउड कर दो, अलाउ ही नहीं करेंगे हम आपको। सिर्फ टी एंड टोबैको के लिए अलाउड होता है बच्चों, याद आ रहा है आपको? 10% तक का। अगला $10 30,000 फॉर बिजनेस ट्रिप टू यूके, ओके चल जाएगा। रेमिटेंस ऑफ $2 लाख फॉर पेमेंट ऑफ प्राइज मनी टू विनिंग टीम इन हॉकी टूर्नामेंट टू बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया,
तो क्या ये भी अलाउड है क्या? हाँ सर, HRD की परमिशन लगेंगी, क्योंकि $1 लाख के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो, इसलिए HRD की परमिशन लगेंगी। समझे क्या बात को? चलो देखो, करंट अकाउंट की डेफिनेशन लिखेंगे। फिर बोला कि पहला जो है बेटा ये तो प्रोहिबिटेड की कैटेगरी में, दूसरा बोला कि अलाउ करेंगे, क्या अलाउ करेंगे सर। फिर तीसरा बोला यहां पर HRD की परमिशन लेके हम लोग चीजों को अलाउ कर देंगे, क्या? बिल्कुल बिल्कुल करा देंगे। अगर प्राइज मनी एक्सीड करता है $1 लाख से ज्यादा फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल बॉडी, तो हम लोग दे देंगे। तो सर यहाँ पे अगर स्टेट लेवल या इंटरनेशनल बॉडी होती तो उस केस के अंदर फिर परमिशन नहीं लगती, पर यहाँ पर परमिशन लगेंगी क्या? बिल्कुल लगेंगी। क्यों? क्योंकि एक पर्सन कर रहा है ना। हाँ सर देखो, एक इंडियन नेशनल कर रहा है। यहाँ पर ऐसा बोला होता है कि BCCI पेमेंट कर रही है बेटा, या कोई स्टेट लेवल की बॉडी पेमेंट कर रही है, तो परमिशन लगता क्या? नहीं सर, फिर परमिशन नहीं लगता। समझे क्या बात को? डन डना डन डन, बोलो बोलो बोलो, डन डना डन डन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई दर्द दुख अभी तक? बोलो बोलो बोलो। किसी को कोई भी दिक्कत अभी तक? किसी को कोई भी परेशानी अभी तक? गॉट इट? क्या आपको बातें क्लियर है क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको बातें क्लियर क्लियर? बोलो बच्चों, क्लियर क्लियर? यस। चलिए सर आ जाओ, आ जाओ अगला सवाल, अगला क्वेश्चन रीड करो आप पहले रीड करो, फिर मैं रीड करूंगा। मुझे बताओ, मैंने जो जो लिखा आपको समझ में आ रहा है क्या? सर इंश्योरेंस लेना चाहता हूं, अलाउड है। शेड्यूल 1 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में अपन ने पढ़ा था। MB सर इंश्योरेंस ले सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। दूसरा, रूपी स्टेट क्रेडिट रूट के अंदर मुझे बताइए, क्या वो कर सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते। तीसरा, तीसरा, गिफ्ट रेमिटेंस एक्सीडिंग $10 10,000 अलाउड है क्या? बिल्कुल अलाउड है। $2.5 लाख के अंदर है तो बिल्कुल अलाउड है। क्या कहा मैंने? बोलो, $2.5 लाख के अंदर है तो बिल्कुल अलाउड है। समझे क्या बात को? क्या आपको ये तीनों चीजें एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर? फटाफट जल्दी से बता दो मेरे को, क्विकली क्विकली बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? देखो, अब अपन आंसर को जो है ना, पहले आप यहीं पर पेंसिल से लिखने की कोशिश करोगे। पहले आप देखो आपको कितना आ रहा है, फिर आप सोल्यूशन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब अपना ये आखिरी चैप्टर है बेटा फेमा का, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तो अपन एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस अपने को होना चाहिए। ठीक है, आइए। तो वही करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में क्या आता है? देखो सर, ये यहां पर क्या होता है? परमिटेड होता है क्या? बिल्कुल परमिसिबल है। देखो मैंने बोला था परमिसिबल है। दूसरा, ये कमीशन प्रोहिबिटेड है। और तीसरा क्या बोला गया? ये LRS के अंडर है, तो अलाउड हुआ क्या? बिल्कुल बिल्कुल अलाउड हुआ। समझे क्या बात को? बिल्कुल बिल्कुल अलाउड हुआ। अगला, फिर देखो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 15 और बाजू के बाजू में सॉल्व करो। मैं भी यहां पर सॉल्व करता हूं। ठीक है, फिर बाद में अपन दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, आ जाओ। चलो, मेरा हो गया। लॉटरी विनिंग अलाउड नहीं है। कल्चरल टूर के लिए HRD की परमिशन है, और ये बिजनेस टूर के एक्सपेंसेस के लिए 50,000 LRS की स्कीम के अंडर आता है। तो चलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। ठीक है, आ जाओ। मेरे हिसाब से आप इसको कट भी कर सकते हो, आप इसको कट भी कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ, देख लो ये वही वाली बात है क्या? LRS वाली बात है। ये प्रोहिबिटेड की कैटेगरी के अंदर हो गया, कैन नॉट विड्रॉ। और आखिरी में HRD हो गया। पढ़ो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करो।
वेरी इजी इजी। इजी। कॉल बैक सर्विसेज आप नहीं कर सकते सर। एस्टिमेट फॉरेन यूनिवर्सिटी ने दिया 1,20,000 का, चल जाएगा, वैसे भी एलआरएस स्कीम के अंडर है। और अगर मान लो $2.5 लाख से ऊपर भी होता पर एस्टिमेट फॉरेन यूनिवर्सिटी ने दिया होता तो भी चल जाता क्या उस केस में? हाँ सर चल जाता। फिर तीसरा देखो, 25,000 कल्चरल ट्रूप के लिए चाहिए यूरोप के लिए, तो HRD की आपको क्या लगेंगी बच्चों? परमिशन लगेंगे, ठीक है ना। तो HRD की परमिशन लगना है। दूसरा यहाँ पर $2.5 लाख के अंदर है। और तीसरा कॉल बैक सर्विसेज इसके लिए ड्रॉ नहीं कर सकता, ये प्रोहिबिटेड की कैटेगरी के अंदर आता है। अब आंसर कैसे लिखना है? तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, सेक्शन नंबर 5 को जोड़ेंगे कि आप फॉरेक्स को ड्रॉ या विड्रॉ कर सकते हो किससे? अथोराइज पर्सन से फॉर द गिवन पर्पसेस, एंड देन फिर उसके बाद सीधा कंक्लूजन लिखना है। गॉट इट? किसी को कोई भी अभी तक कंफ्यूजन? किसी को कोई भी अभी तक कंफ्यूजन? चलो, क्वेश्चन नंबर 17। 17, स्टेट काइंड ऑफ अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स अंडर फेमा। चलो आप बताओ मुझे। पहला, फेमस सिंगर है बेटा, तो ये कल्चरल ट्रूप के लिए करने वाला है, तो मुझे बताइए इसके लिए परमिशन लगेंगी किसकी? HRD की। M रिक्वायर 5,000 टू मेक पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज, प्रोहिबिटेड। N wants to pursue course in the business management in New York. He wants to draw 50,000 USD for expenses, allowed है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और R wants to draw USD 20,000 for make donation to charitable trust situated in South Korea। नॉर्थ कोरिया नहीं है बच्चों, साउथ कोरिया है, ठीक है ना। तो ऐसे केस के अंदर अलाउड हो गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल अलाउड है। हाँ लेकिन अगर DPRK होता, है ना, याद है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ, है ना, हाँ, ऑफ कोरिया, तो उस केस के अंदर अलाउड होता क्या? नहीं सर, नॉट अलाउड, ठीक है। चलो देखो यहां पर, देखो, तो सर ये अलाउड है, आर नाउ अलाउड। फिर ये LRS की कैटेगरी के अंदर है, कॉल बैक प्रोहिबिटेड होता है बच्चों। और फिर उसके ऊपर HRD की परमिशन है। समझे क्या आप बात को? बोलो ना। साउथ, हाँ साउथ कोरिया बेटा, वो नाचने वाले, समझे ना आप बात को? वो नाचने वालों को चलता है। अरे भैया वो आके इधर करते तो पेमेंट देते ना अपन, वो चलता है भाई। लेकिन ये किसके बारे में हो रही है? जो स्ट्रिक्ट रूलर नॉर्थ साइड वाले के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आओ, चलो आओ ध्यान दो। अगला अगला अगला, क्वेश्चन नंबर 18। Mr. G, an Indian national, desires to obtain forex on current account transaction for the following purposes. Commission on export made towards equity investment in wholly owned subsidiary। तो ये अलाउड है क्या? नहीं सर, ये प्रोहिबिटेड की कैटेगरी के अंदर है, आप ये नहीं कर सकते। याद है आपको चाटा वाला एग्जांपल लिया था मैंने आपको, टाटा प्लस कोरस मिलकर बना रहे चाटा। आओ अगला देखो, आइए अगला, रेमिटेंस ऑफ हायरिंग ट्रांसपोंडर चार्जेस ऑफ टीवी चैनल्स। तो इसके लिए आपको मोइब की परमिशन लगती है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की। देखो पढ़ लो, पढ़ लो फटाफट, जल्दी जल्दी पढ़ लो थोड़ा सा। अप्रूवल ऑफ स्पेसिफिक सीजीज डिपार्टमेंट, अरे स्पेसिफिक का नाम नहीं लिखा, मोइब। और ये प्रोहिबिटेड कैटेगरी होती है, ठीक है। चलो, अच्छा इसके पहले का जो सवाल था ना, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, एग्जाम के पहले उसको मत पढ़ते बैठना, ठीक है। आ जाओ, क्योंकि उसके अंदर वो चीजें जो अपने ऑलरेडी हो जाती है। अब देखो इसको भी अपन कैंसिल कराने वाला हूं मैं आपको, पर 19 को आप खुद से सॉल्व करो अभी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा और एकदम फटाफट करवा दूंगा आपको। पहले आप करो, खुद से कोशिश करो एक बार, खुद से कोशिश करो बच्चों।
डन। आओ, अब देखो, जब फिल्म स्टार बोला तो कल्चरल ट्रूप आने वाला है, मैं समझ गया पहले ही HRD लगेगा। अगला सर देखो, ट्रेडमार्क टू एस्टैब्लिश रिटेल बिजनेस इन इंडिया एज अ जॉइंट वेंचर एट अ कंसोलिडेटेड प्राइस ऑफ USD 5 लाख विच इज टू बी पेड इन फॉरेन करेंसी ऑफ दैट कंट्री। मतलब क्या, इफ इंटरनेशनल हैज परचेज ट्रेडमार्क फ्रॉम फॉरेन कंपनी, अब ट्रेडमार्क परचेज किया है बच्चों तो अलाउड है क्या? हाँ सर, मैंने उससे ट्रेडमार्क लिया, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, अलाउड है क्या? बिल्कुल बिल्कुल अलाउड है, ठीक है, ओके। अगला, अब देखो ये $2.5 लाख के ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है RBI की परमिशन लगेगी वहां पर। फिर आर वांट्स टू गेट हार्ट सर्जरी डन इन UK, अप टू व्हाट लिमिट फॉरेन एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन बाय हिम एंड व्हाट अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड। तो देखो $2.5 लाख तक अगर आप करते हो तो नो अप्रूवल, $2.5 लाख के ऊपर गया तो RBI का अप्रूवल। अगला, L wants to pursue a course of fashion designing in Paris. फॉरेन एक्सचेंज रोल फॉर करेंसीज 20,000 है, ट्यूशन फीस 30,000, तो ये भी अलाउड है सर, क्योंकि ये LRS के अंदर है, LRS के लिमिट के अंदर है, तो ये सारी चीजें एकदम अलाउड है क्या? बिल्कुल बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। आ जाओ सर, आपके याद दिलाने से याद आता है, वैसे टाइम लगता है, कितने बार रिवीजन किया पारस आपने? एक भी बार नहीं, तो फिर कैसे, तो फिर कैसे याद आएगा भाई? मेरा तो ये 10 बार रिवीजन हो गया होगा आज तक, 10 से उससे भी ज्यादा बार हो सकता है रिवीजन हो गया हो करके, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, मेरा जो रिस्पॉन्स रेट है वो तो फास्ट होना ही चाहिए ना। अरे यार आप समझिए ना, देखो आप किसी के, समझिए बात को, अगर आप 1 से 10 तक रैंक करते हैं तो आप, कोई अगर व्यक्ति 8वें इस पे है तो आप खुद को जो 1 पे है वो 8वें वाले से कंपेयर नहीं कर सकता ना बच्चों। आप समझिए ना बात को, है ना, वो कैसे कंपैरिजन हो सकता है? वो तो जब आप रिवीजन करोगे बार बार, अभी आपका रिवीजन बचा है, अब टेस्ट दोगे, फिर उसके बाद धीरे 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 रिस्पॉन्स रेट फास्ट बढ़ेगा। पर अगर अभी आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको याद ही नहीं आ रहा होगा करके, ये पढ़ी हुई चीजें याद है, पर कभी कभार किसी को कंफ्यूजन होता है कि प्रोहिबिटेड में पढ़ा या अप्रूवल लगता है, या लिमिट थी या नहीं थी करके, ऐसा कंफ्यूजन होता है, वो बहुत नॉर्मल है होना, इट्स वेरी नॉर्मल। जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, तब तक तो नॉर्मल है ना। आओ चलो देखो, एक बार इसको दिखवा देता हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले तो बोला HRD की परमिशन ले लो भैया, फिर क्या बोला यहाँ पर, ट्रेडमार्क के लिए सर ये जो है ना, ये परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में। फिर बोला यहाँ पर वो हॉस्पिटल के लिए और बाकी चीजें तो $2.5 लाख के ऊपर जा रही है तो परमिशन $2.5 लाख तक नो परमिशन। और नेक्स्ट वाले केस LRS के अंडर आती है तो अप्रूवल लेना पड़ेगा क्या? नहीं सर, नहीं लेना पड़ेगा, समझे क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। Lifestyle Limited, a $1 billion Indian company, wishes to create a chair in reputed university in US. The chair of the Department of Computer Science. Company wishes to obtain your advice as regard to the FEMA. Is chair creation permissible? Yes. Maximum कितना हो सकता है? 1% of 3 फाइनेंशियल ईयर की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, बराबर है ना, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, और 50 लाख डॉलर, और 50 लाख डॉलर। मैंने कहा था फेमा में इकलौती लिमिट है जो लोअर है, क्या कहा मैंने, बोलो, जो लोअर है, ठीक है, इतना। और क्या फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करेंगे? मान लो लिमिट के ऊपर है तो RBI की परमिशन, लिमिट के नीचे है तो नो परमिशन, ठीक है। देखो यहां पर तो चेयर परमिसिबल है। फिर मैक्सिमम अमाउंट अपन ने, मैंने आपको बताया 1% वाला या 50 लाख, विच एवर इज लेस वाला। फिर उसके बाद क्या बोला यहां पर, अगर इसके ऊपर गए, एक्सीड करता है तो RBI की परमिशन, और एक्सीड से नीचे है तो परमिशन लगेंगी क्या? नहीं सर, नहीं लगेंगी। क्या आपको बात समझ आई क्या? बोलो 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 बच्चों, क्या आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है, यस। चलिए आइए अगला पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 11 आपको जम जाएगा, सॉरी 21 आपको जम जाएगा। पढ़ो 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 जल्दी से, पढ़ा हुआ है पर फिर भी पढ़ो। चलो चलो डन। अब देखो, लॉटरी है बेटा आपको लॉटरी दिखा तो अंदर से कुछ तो भी होना चाहिए, प्रोहिबिटेड, कुछ तो भी, मतलब प्रोहिबिटेड, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो प्रोहिबिटेड। अगला, ये अनवेल है और इसको किडनी, अनवेल है तो किडनी ट्रांसप्लांट कराना USA में,
वो जानना चाहता है क्या फॉर्मेलिटीज लगता है और कितना अमाउंट वो ड्रॉ कर सकता है। तो देखो $2.5 लाख तक वो ड्रॉ कर सकता है। $2.5 लाख के ऊपर जाना है तो आरबीआई की परमिशन, और आरबीआई परमिशन दे देंगी अगर वो डिक्लेरेशन लेके आता है बेटा किससे, हॉस्पिटल से। तो किससे बोलो बच्चों, हॉस्पिटल से। तो ठीक है, आ जाओ, देखो ये वही होगा सब लिखा हुआ, ये एलआरएस लिमिट के अंदर है, या उससे अगर उससे ऊपर चाहिए तो उससे क्या ला लेना चाहिए बच्चों, ये ला लेना चाहिए। और यहाँ पर तो आपको बताइए 20,000 फॉर लॉटरी विनिंग, क्या ये कर सकता है क्या, कैन नॉट विड्रॉ, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन के अंदर आते हैं। डन, डन है क्या, बोलो बोलो बोलो। अब इसको मैंने इंपॉर्टेंट लिखाया हो आपको, तो इसको तो लिखना पड़ेगा ना बच्चों, है ना, इसको तो लिखना ही पड़ेगा अपने को। चलिए सर आ जाओ जल्दी से, इस आंसर को लिखेंगे अपन। आज मुझे तेजस सर बोल रहे थे कि आज मैं लंबी क्लास लूंगा, मुझे 2 बजे से क्लास चाहिए करके। मैंने कहा ठीक है ले लो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई बात है सर के लिए, नहीं नहीं कोई बात है क्या सर के लिए, ठीक है। चलो मैंने कहा 2 बजे से, मैंने उनको पहले ऑफर किया था 1 बजे से लो करके, पर तेजस सर का दिल बेटा मासूम है, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं 2 बजे से लूंगा, 2 से 7 बजे तक लूंगा ऐसा। मैंने कहा ओके ये भी ठीक है, आओ चलो, ये मजाक कर रहा हूं मैं, 2 से नॉर्मल टाइम तक ही आपका क्लास। हाँ नहीं तो बोले, मम्मी बोल रहे मम्मी नाश्ता बना दो, आज आज कुछ नहीं, आप ही बोले उनको, मैं नहीं बोला भाई। आपको मेरे पे विश्वास क्यों नहीं होता यार, आप समझो, मैं बोलूंगा बेटा, नहीं नहीं मुझे एक बात बताइए, मैं बोलूंगा उनको, नहीं नहीं मुझे बताइए, मेरे चेहरे को देखिए, क्या मैं बोलूंगा उनको बेटा, कमाल है यार। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में, अरे रे 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 भाई साहब, आपका 9 से 12 क्यों क्लास है आज, गाबा सर का भरोसा नहीं भाई, उनको तुम मत बोलना, उनको बोल देना 11 बजे से नींदारी नींदारी, तब 12 बजे छोड़ेंगे गाबा सर रात में, झूठ नहीं कह रहा मैं आपसे। आपने गलती से जलवा दिखा दिया, ठीक है, कि अरे हमको तो मजा आ रहा है पढ़ने में, गाबा सर सुबह 6 बजे तक लेके जाएंगे आपको, एक दिन में जीएसटी खत्म, है ना, एक दिन में ही जीएसटी खत्म। तो 11 बजे से बोलना चालू करना, सर फीलिंग वेरी स्लीपी वेरी टायर्ड, ऐसा वैसा, है ना, ऐसा समझे क्या, या मैं 2-4 शब्द और डाल दूंगा आपके ग्रुप पे लगे तो, कि क्या भेजना है करके, ठीक है, आओ समझे क्या, बोलो ना। कल नहीं होगा, मैं 130 बोला, अरे नहीं भाई मैं 130 नहीं बोला, आप समझो बात को। मैंने सर को कल, मैं सर की क्लास ले लिया थोड़ी सी 2:30 तक, सर को बोला सर आज आप 3 तक ले लो, कल आप एग्जैक्ट 2:30 बजे चालू कर देना। तो सर बोले नहीं मैं 2 बजे चालू करूंगा, मैंने कहा ओके, मैंने कहा ठीक है नो इश्यूज, मैं 1 बजे तक छोड़ दूंगा, है ना, मैं बच्चों को तो मुझे ब्रेक देना ही पड़ेगा ऐसा, ठीक है। आओ चलो आओ, चलिए आइए, आओ आओ आओ, सुनो 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 सुनो, ध्यान दो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ेंगे बच्चों, किसको पढ़ेंगे बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ेंगे, ठीक है, आइए आओ। मिस्टर टी राघवा हैज सिक्योर्ड एडमिशन इन अ रेप्यूटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी, क्या बोला बोलो बच्चों, जर्मनी, ठीक है, आइए, फॉर स्टडी ऑफ हायर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया, बहुत ही बढ़िया। आफ्टर अराइवल इन जर्मनी he has gone ill and wants medical emergency facility in reputed Germany hospital. He desires to apply government of India for availing additional remittance beyond the limit approved foreign exchange facility. यानी ये क्या बोल रहा है, 2.5 लाख के ऊपर, समझेगा बात को, 2.5 लाख के ऊपर। अब देखो, he has already enjoyed the permitted facility of foreign exchange for the studies abroad for said financial year. अब उसने ऑलरेडी लिमिट को एंजॉय कर लिया, तो डिसाइड करो यहां पर, एज एन इंडिविजुअल टू व्हाट एक्सटेंट मिस्टर टी राघवा में अवेल फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटीज फॉर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो यार ये $2.5 लाख है, क्या पूछ रहे फालतू चीजें। अब कैन मिस्टर टी राघवा अवेल द फैसिलिटी एंड एडिशनल रेमिटेंस, इसका जवाब है यस, लेकिन उसको क्या लगना पड़ेगा सर, उसको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, कहां से, वो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन से, मतलब डिक्लेरेशन लाना पड़ेगा ना, हाँ सर, मतलब यहाँ पर डिक्लेरेशन को लाना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या, चलो इस आंसर को लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, है ना, आ जाओ इस आंसर को लिखेंगे, आओ, बहुत आलसी हो गए हो आप आज। आज एक ने नहीं बोला कि सर क्वेश्चन लिखते हैं करके आंसर लिखते हैं, एक ने नहीं बोला, है ना, मैं भी देख रहा था आपको, बाकी वक्त तो मैं आपको पूछता नहीं हूं, है ना, आज एक मैं देख रहा था कि कोई तो बोलेगा कि अरे चलो सर एक आधा लिखते हैं या कुछ है, एक जन नहीं, सबके सब मौन लगाए बैठे हैं आराम से, चलने दो बोले, बढ़िया जम रहे आंसर्स, चलने दो बोले आगे, है ना। चलो आओ यहां पर, आओ मेरे आलसियो, आओ, आंसर नंबर कौन सा, आंसर नंबर 22, 22, आंसर नंबर 22, है ना। हाँ सर मैं बोल रहा था मनी मन में, है ना, मनी मन में बोल रहे थे तुम,
चलिए सर, आइए यहां पर ध्यान दो। आंसर नंबर 22 लिखो यहां पर, एक्ट एप्लीकेबल, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पूरा लिखेंगे आप लोग, क्योंकि मैं सीए बन चुका हूं, आपको सीए बनना है 1999। फिर लिखो प्रोविजन, प्रोविजन पहला, पहला करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस transaction other than capital account transaction and includes a payment in connection, payment in connection, payment payment due in connection, payment due in connection with foreign trade, with foreign trade, comma other business services, other business services, comma short term, short term credit and banking facilities, and banking facilities. Second, payment due on interest and net income from investment. C, C, remittance, 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 remittance for living expenses, remittance for living expenses of parents, spouse, children, children residing abroad, residing abroad. D, D, expenses in connection, expenses in connection with foreign travel, with foreign travel, education and medical care, and medical care हो गया। बोलो 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 फिर। सेकंड, सेकंड, एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ, एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेक्स, फॉरेक्स from authorized person, from authorized person if such belongs to current account transaction, if such belongs to current account transaction, if such belongs to current account transaction। डन है क्या? आ जाओ अगला। अगला लिखो यहां पर, मिस्टर टी, क्या नाम है उसका, राघवा नाम है ना, हाँ, मिस्टर टी राघवा, राघवा will not require RBI approval, will not require RBI approval, RBI approval if amount relating to,
amount relating to studies and medical treatment do not exceed $2.5 lakh as per LRS. But if amount exceeds, then RBI approval is needed. RBI approval is needed. RBI approval is needed. नहीं आना था, नहीं लिख सकते आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म, CUT भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते आप, समझे आप बात को? हाँ, यस। चलो डन, बोलो ओ बोलो, डन डन डन, यस। आ जाओ आ जाओ। अगला सेक्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 23। मिस आशिमा, डॉटर ऑफ मिस्टर मित्तल, एन एक्सपोर्टर रिसाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया सिंस लॉन्ग। देखो, मिस आशिमा डॉटर है जो रिसाइड करती है ऑस्ट्रेलिया में। आशिमा रिसाइड कर रही है ऑस्ट्रेलिया में, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? ओके। शी वॉन्ट्स टू बाय अ फ्लैट इन ऑस्ट्रेलिया। तो खरीद भाई हमको क्यों पूछ रही है? शी इज अनमैरिड एंड शी वॉन्ट्स टू मेक हर फादर अ जॉइंट होल्डर इन अ फ्लैट। अब वो जॉइंट होल्डर बन रही है बेटा, बन रहा है फ्लैट के अंदर, है ना? फॉर विच एंटायर प्रोसीड्स आर टू बी पेड बाय हर। और एंटायर प्रोसीड्स को कौन पे कर रहा है? वही पे कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे बताइए, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ फेमा फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन? कुछ नहीं सर, अलाउड है। कैन मिस्टर यहां पर ज्वाइन कर सकता है क्या मित्तल? हाँ सर, कर सकता है। मिस्टर मित्तल वांट्स टू रिसीव एडवांस पेमेंट अगेंस्ट हिज एक्सपोर्ट फ्रॉम अ बायर आउटसाइड इंडिया। रेलेवेंट प्रोविजन क्या है? कुछ नहीं सर, वो रिसीव कर सकता है पेमेंट्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो देखो, प्रोविजन फॉर एक्विजिशन है मूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया का है। एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, ऐसा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहता है, ठीक है? ओके। अब इसके अंदर ये भी पढ़ा था, अब आपको गिफ्ट या इनहेरिटेंस से अगर ये मिलता है तो भी चलता है बच्चों। ये सेक्शन नंबर 6(4) के अंदर क्लैरिफिकेशन में बोला गया था। फिर ये भी बोला गया था कि अगर आप इसको परचेज करते हो RFC अकाउंट से तो भी चलता है, या आप इसके अंदर जॉइंटली विद अ रिलेटिव के अगर आप साथ करते हो व्हेन देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ द फंड्स तो भी चलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल चल जाएगा, ठीक है? तो इस सिचुएशन के अंदर मित्तल जो है भाई साहब, क्या ये अपने डॉटर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं क्या? एक्वायरिंग फ्लैट कर सकते हैं। मिस्टर मित्तल यहाँ पर पेमेंट्स को भी रिसीव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। बस यही पॉइंट इसके अंदर आता है, ठीक है? ये जो पॉइंट है ना, वैसे अगर मैं बताऊं आपको तो आपके एग्जैक्टली सिलेबस में नहीं है ये वाला सवाल, बट थोड़ा सा CA फाइनल लेवल का सवाल है, बट थोड़ा सा मैंने उसको मॉडिफाई किया हो और मॉडिफाई करके उसका आंसर मैंने आपको यहां पर डाला हो, ठीक है ना? हल्का सा मॉडिफाई किया हो, हल्का नहीं मतलब 40% मॉडिफाई करके वो क्वेश्चन डाला है, इसलिए क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपको एकदम बहुत सटीक नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल है जो इंटरमीडिएट में नहीं आता है। पर कभी कभार इंस्टीट्यूट किया ना, कोई भरोसा नहीं है बच्चों, ये क्या करते हैं फाइनल में जो टॉपिक्स पहले थे ना उस टॉपिक के सवाल लाते, उसको हल्का सा मॉडिफाई करेंगे और आपको दे देंगे। तो मॉडिफाई करके मैंने आपको यहां पर क्या कर दिया सर, यहां पर आपको बता दिया, ठीक है? चलिए सर आ जाओ अगला। देखो क्वेश्चन नंबर, ये बहुत अच्छा है। राम अ सिटीजन ऑफ इंडिया लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट इन USA ऑन 1 जून 22। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, PR हुआ है। मिस्टर राम परचेज्ड अ फ्लैट इन न्यू दिल्ली फॉर 15 लाख इन सितंबर 2003, ठीक है? हिज ब्रदर मिस्टर गोपाल एम्प्लॉयड इन न्यू दिल्ली ऑल्सो परचेज्ड अ फ्लैट इन सेम बिल्डिंग इन सितंबर 23 फॉर 15 लाख। Mr. Gopal's flat was financed by a loan of housing finance company and loan was guaranteed by Mr. Ram, है ना? गोपाल का जो फ्लैट था वो राम ने यहाँ पर PROI क्या गारंटी दे सकता है क्या? हाँ सर, PROI यहाँ पर गारंटी दे सकता है, ठीक है? अब देखो, एग्जामाइन विद रेफरेंस टू फेमा, जो परचेस और गारंटी राम ने दिया है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, क्या ये परमिसिबल
है क्या? तो मुझे बताओ। हाँ सर ये बिल्कुल परमिसिबल है। वो रेसिडेंशियल फ्लैट्स वहां पर खरीद सकता है क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल खरीद सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको तो अच्छा है ना बेटा, अपने पास क्या आने वाला है, अपने पास पैसा आने वाला है, समझे क्या? तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मतलब जो अल्टर करता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटीजेंट लाइबिलिटीज आउटसाइड इंडिया पीआरआई की, और पीआरओआई है तो इंडिया के अंदर की एसेट्स और लाइबिलिटीज को चेंज करता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर वो ट्रांसफर कर सकता है और एक्वायर भी कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अदर देन, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंडिया में वो कर सकता है लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, आपको याद आ रहा है, रियल एस्टेट और वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना? राइट, यस। अब देखो सर गारंटी को भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोला जाता है कब? जब गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट या ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी इनकर्ड बाय पीआरओआई एंड ओड टू द पीआरओआई, या गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लाइबिलिटी इनकर्ड बाय पीआरओआई, तो इस केस में ये वाली गारंटी आ रही है। तो मुझे बताइए परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है और जो गारंटी देके रखा है वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है क्या? बिल्कुल। और दोनों चीजें चलती है क्या? हाँ सर दोनों चीजें यहां पर चलती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या कहा मैंने? बोलो। दोनों चीजें यहां पर अलाउड होती है क्या? बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात बताओ सर, यहां पर पीआरओआई जब गारंटी दे रहा है बेटा तो क्या वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा क्या? मैंने आपको कल ही बताया था नहीं सर, उस समय वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होता है। जिस समय वो लाइबिलिटी ड्यू होंगी, जिस समय वो लाइबिलिटी ड्यू होंगी उस समय वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है। अरे बोलो ना जल्दी से, उस समय वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है। याद आ रहा है कि आपको कल आपको एक बात बताया था मैंने, है ना? तो ऐसे केस के अंदर जो परचेस ऑफ फ्लैट है और जो गारंटी बाय राम है, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर परव्यू में नहीं आ रहा है क्योंकि ये कंटीजेंट लाइबिलिटी में जा रहा है। किस में जा रहा है बोलो बच्चों? कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ पीआरओआई। तो पीआरओआई की कंटीजेंट लाइबिलिटी कभी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होता जब तक एक्चुअल में वो ड्यू ना हो जाए। क्या कहा मैंने? बोलो। जब तक वो एक्चुअल में ड्यू ना हो जाए। समझ में आया क्या? अब इस अबव रेगुलेशन में जो परचेस हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय राम और गारंटी दिया है राम ने, ये दोनों परमिसिबल माने जाते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल माने जाते हैं। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं क्या, आप सिर्फ शेड्यूल 2 को भी अगर देखो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की आप डेफिनेशन लिख देते प्लस शेड्यूल 2 को अगर आप कोट कर देते कि शेड्यूल 2 में परमिसिबल ट्रांजैक्शन है पीआरओआई को, और उसके बाद आप आंसर को फ्रेम कर देते तो भी आपका चल जाता क्या? तो भी आपका चल जाता। समझे क्या बात को? तो भी आपका आंसर वैसा चल जाता, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं होता। ठीक है, अगला issue of equity shares of 1 crore for face value accounting at 45% post issued capital to non-resident Indian in USA on non-repatriation basis. The share issued by ABC Knitwear Limited to finance the modernization of its plant. ओके कुछ नहीं, पहला पॉइंट बोल रहा है कि हमने क्या किया, शेयर्स को इशू किया है यहां पर। ठीक है, अगला नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी कि एनआरआई who is holding equity shares in DEF Textiles Limited proposes to sell some shares to another non-resident Indian for consideration of 50 lakh and also transfer of shares of face value of 25 lakh to a person resident in India by way of gift. तो ये भी क्या कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। पर अगर वो किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को बेच रहा है बेटा तो फीमा नहीं लगेगा यहाँ पर अगर वो इंडिया में गिफ्ट दे रहा है तो फीमा लगने वाला है क्या? बिल्कुल। फिर वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर आने वाला है। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के डेफिनेशन डाला। फिर देखो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय पीआरओआई है बेटा, तो क्या हम लोग उसको सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट के तौर पर कर सकते हैं। शेड्यूल 2 का पहला ही ट्रांजैक्शन बेटा। दूसरा सर एक्विजिशन एंड ट्रांसफर, फिर वो बाकी सब चीजें भी हो सकता है। मतलब इन्होंने क्या लिखा, शेड्यूल 2 के ट्रांजैक्शन लिखा पीआरओआई को लेके, पर हम इसके अंदर 2-3 पॉइंट से लिखेंगे जो अपने लिए रेलेवेंट होता है बेटा, वही पॉइंट लिखेंगे अपन। अब पहला जो पॉइंट लिख के रखा है यहां पर, अकाउंटिंग टू 45% ऑफ इशूड कैपिटल, मतलब एक कंपनी का 45% ऑफ कैपिटल बाहर वाले को दे दिया तो चलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। समझे क्या बात को? ये बिल्कुल परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है। अगला सर नॉन रेसिडेंट अगर होल्ड करता है बेटा और वो कंसीडरेशन के लिए यहां पर बेचता है तो ऐसे केस के अंदर भी क्या ये अप्रूवल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अप्रूवल वाले ट्रांजैक्शन है, ये भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है और ये अप्रूव ट्रांजैक्शन है। मतलब कि वो इसको ट्रांसफर कर सकता है क्या? पीआरओआई। हाँ सर, इसको ट्रांसफर की डेफिनेशन ब्रॉड होती है, मैंने बोला था। वो परचेज सेल या ट्रांसफर कुछ भी कर सकता है क्या? बिंदास बिंदास कर सकता है और ये अलाउड होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन।
ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर पेमेंट्स ड्यू ऑन अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सर इसके ऊपर नो रिस्ट्रिक्शन होता है, ये पढ़ा था अपने अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, याद है आपको, राधे मां, है ना। अगला, फिर purchase by a person resident outside India of shares in India engage in plantation activities, तो सर ये नहीं कर सकता, ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटी होती है। क्या होती है बोलो बच्चों? प्रोहिबिटेड एक्टिविटी होती है। याद है मैंने कहा था हमारी 50% ऑफ लोग जो जनता है वो आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उससे मिलती जुलती जितनी भी कंपनीज है उसके अंदर क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्या? नहीं सर, नहीं किया जा सकता है एग्रीकल्चर के अंदर। देखो वही वाली बात यहां पर लिखी है, देखो सिर्फ आप इन्होंने सजेस्टेड के अंदर पूरा पेलम पाल कर दिया बेटा, पूरे पॉइंट लिख दिए शेड्यूल 3 के। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप केवल उतने पॉइंट्स लिखेंगे जो रेलेवेंट होते हैं, ठीक है ना। ओके, और फिर आपका सीधा यहां पर चीजें आएंगी कि प्लांटेशन एक्टिविटीज में परमिसिबल नहीं होता है, लेकिन वही अगर मैं बात करूं जो अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन है ये ऑर्डिनरी बिजनेस में है, तो नो रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर आने वाला है। क्या कहा मैंने? बोलो, नो रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर आने वाला है, ठीक है। ओके, आ जाओ अगला। Explain the meaning of capital account transaction or state the categories and also examine whether the following transaction is permissible or not. Investment by PRI in foreign securities, सर ये allowed होता है और ये शेड्यूल 1 के अंदर आता है of capital account transaction. Foreign currency loan raised in India and abroad by PRI, तो सर ये भी शेड्यूल 1 के कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आता है और परमिसिबल है। फिर ट्रेडिंग इन डीडीआर नहीं अलाउड है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी नोट्स अलाउड है सर। निधि कंपनी के अंदर फॉरेनर्स का पीआरओआई का इन्वेस्टमेंट अलाउड है क्या? नहीं सर, अलाउड नहीं है। समझे आप बात को? तो आखिरी 2 पॉइंट्स अलाउड नहीं है, ऊपर के 3 पॉइंट्स अलाउड है, ठीक है। देख लो यहां पर, देखो बोला अभी एबीसी परमिसिबल है और डी एंड ई कौन सी कैटेगरी में आता है? प्रोहिबिटेड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। आ जाओ, अब इन लिखते वक्त तो ये लोग पूरा लिखेंगे बेटा, पर अपने को पूरा लिखना है क्या? नहीं, अपन शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के वही रेफरेंस देंगे जिसका आंसर इसके अंदर आ रहा है। समझे आप बात को? लेकिन रेफरेंस देना पूरा, शेड्यूल 1 से कौन से ट्रांजेक्शन परमिसिबल है पीआरआई के लिए, शेड्यूल 2 में कौन से ट्रांजेक्शन परमिसिबल है पीआरओआई के लिए, पूरा रेफरेंस देना। और लेकिन पॉइंट लिखते वक्त उतने ही पॉइंट लिखना जितना आंसर के अंदर पॉइंट आ रहे हैं। समझे ना बात को? ओके सर, चलिए आइए ध्यान दो। अगला क्वेश्चन नंबर 28, मजा आता है इनको लिखो ना, देखो ना कितने बड़े बड़े पिल दिया इन्होंने भाई, मतलब बहुत ही हद कर दी है। तो अब देखो, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूके एस्टैब्लिश अ ब्रांच एट चेन्नई, व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ चेन्नई ब्रांच? अब मुझे बताइए रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है यहां पर चेन्नई ब्रांच का? व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ चेन्नई ब्रांच? तो यहां पर तो मैंने क्या कहा सर, कंपनी चालू हो गया ना, हाँ। तो कंपनी यहां पर क्या हो रहा है सर? कंपनी यहां पर इनकॉर्पोरेटेड है किसके अंदर? कंपनी यहां पर इनकॉर्पोरेटेड है चेन्नई ब्रांच के अंदर, ठीक है। आ जाओ, अब चेन्नई ब्रांच तो पीआर आ गई। अब देखो, द चेन्नई ब्रांच proposes the purchase of some immovable property at Chennai for purpose of its business. Is this a capital account transaction within the meaning of FEMA? No, क्योंकि एक पीआरआई के असेट या लाइबिलिटी इंडिया के अंदर आ रही है, पीआरआई है और उसकी असेट एंड लाइबिलिटी आ रही है, तो वो कैपिटल अकाउंट होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। पर पीआरओआई के असेट या लाइबिलिटी इंडिया में आते तो कैपिटल अकाउंट होता। तो सर क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन? नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। देखो यहां पर पढ़ लो फटाफट, चेन्नई ब्रांच इमूवेबल प्रॉपर्टी लेना चाहती है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए यहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। किसके ऊपर बोलो बच्चों? इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। गॉट इट एवरीवन? देखो देखो देखो, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन 29 को रीड करो और आंसर को सॉल्व करो। देखो देखो
पहला क्या, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, अरे रे 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 रे, नो रिस्ट्रिक्शन सर, बिंदास जितना चाहे उतना पैसा लेके जाओ, कोई परेशानी नहीं है। दूसरा सर, एक व्यक्ति था जो रेसिडेंट था यूएसए में, वो इंडिया आने का सोच रहा है, जो उसने इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखा है सिक्योरिटीज में, क्या वो अभी भी होल्ड करके रख सकता है क्या? याद करो, होटी कर सकते हैं अपन, होटी याद है, होल्ड ओन ट्रांसफर इंटरेस्ट कर सकते हैं फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो उसने एक्वायर किया था एज अ PROI, या जो वो इनहेरिटेंस करता है। याद आ रहा है क्या आपको? है ना? यस। ये अगला, फिर सर कोई PROI जो इंडियन कंपनी के प्लांटेशन एक्टिविटीज में डालना चाहता है, नहीं सर अलाउड नहीं है, ये प्रोहिबिटेड कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, देख लो आंसर, फटाफट फटाफट देख लो आंसर। प्लांटेशन एक्टिविटी परमिसिबल नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर। और इसके अलावा ये होटी वाला ये पॉइंट है, ये होटी वाला पॉइंट है, तो वो कैन कंटिन्यू टू होल्ड। ठीक है, ये होटी वाला पॉइंट हुआ। चलो डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, मिस, अच्छा ये वाला जो पॉइंट था ना, ये अच्छा पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखो और इसके ऊपर के क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करके रखो। ठीक है, आ जाओ, चलो और ध्यान दो। मिसेस चंद्रा, a resident outside India, is likely to inherit from her father some immovable property in India. तो क्या अलाउड है क्या? यस सर, ये भी होटी वाला पॉइंट यहां पर आता है। ठीक है, PROI के लिए भी होटी अलाउड है कि इंडियन करेंसी या इंडिया की प्रॉपर्टी या इंडिया की सिक्योरिटीज को वो होल्ड करके रख सकता है जब वो PRI था, या वो इनहेरिट करता है। तो क्या करता है बोलो बच्चों? या वो इनहेरिट करता है। तो अकॉर्डिंगली मिस चंद्रा जो है, क्या वो प्रॉपर्टी को सेल करके रिपैट्रिएट कर पाएंगी क्या? हाँ सर कर पाएंगी, परमिशन ले लेना RBI को। बाकी वो होटी वगैरह कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। डन है क्या? सारे लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को, राइट? अगला देखो, मिस्टर वी, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसिडेंट ऑफ यूएसए, डिजायर्स टू एक्वायर 2 इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन इंडिया, कंसिडरिंग रेसिडेंशियल फ्लैट अलाउड है, फार्म हाउस अलाउड नहीं है। मैंने बोला भी था, हमें एक सलमान खान के फार्म हाउस से बहुत परेशान है, हमको बाहर वाले लोग नहीं चाहिए फार्म हाउस के लिए। तो मुझे बताइए कौन से मैटर्स आते हैं? तो रेसिडेंशियल फ्लैट्स को मैं ले सकता हूं सर, लेकिन मैं बाकी चीजों को देखो, कैन एक्वायर रेसिडेंशियल फ्लैट, लेकिन हम लोग यहाँ पर फार्म हाउस को ले पाएंगे क्या? नहीं सर, हम फार्म हाउस को नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को डिफाइन करो, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा किसके बारे में, कौन से ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है, और प्रोहिबिटेड के अंदर के एक्सेप्शन फिर बताना। समझे क्या? आप बोलोगे कि सर रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं डाल सकते, फिर आप बताना लेकिन कि सर इसके अंदर ये चीजें एक्सक्लूडेड होती है, आपको ये बताना पड़ेगा। समझ गए ना बात को? ओके, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर। हो गया खत्म, हो गया खत्म, हो गया खत्म, हो गया खत्म। ठीक है, चलो ओके परफेक्ट। तो यहां पर आपका क्या कंप्लीट होता है बच्चों? यहां पर आपका फेमा के जितने भी क्वेश्चन थे ये पूरे पूरे समाप्त हो जाते हैं। फेमा पूरा हमारा यहां पर क्या हो जाता है बच्चों? फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो कॉर्पोरेट लॉ है, इसके अलावा अदर लॉज है, मतलब पांचों लॉ पूरा के पूरा CA इंटर लॉ क्या हो गया बेटा? गुड नाइट। क्या हो गया बोलो बच्चों? गुड नाइट हो गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसी के साथ अपना क्या कंप्लीट होता है? ये कंप्लीट हो जाता है फीमा के क्वेश्चन एंड आंसर्स।